नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही अब इंतजार है लोगों को झारखंड में मतगणना का। जी हाँ, मतगणना के बाद कौन झारखंड में सरकार बनाती है और कौन सी पार्टी सत्ता के बाहर जाती है, इसका सबको बेसब्री से इंतजार है। लेकिन झारखंड के गणित को समझना होगा और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कौन सी सरकार कितनी लाभकारी होगी झारखंड के लिए, यह हम आज जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे एग्जिट पोल भी देखा होगा आपने। कई राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से दावा भी करते नजर आ रही है, लेकिन सटीक गणित किसी के पास नहीं है, यानी सटीक आंकड़ा भी किसी के पास नहीं है। तो हम सीधे जानने की कोशिश करते हैं। श्याम किशोर चौबे जी हैं, जो 40 वर्षों से लगातार झारखंड को देखते आ रहे हैं, झारखंड की पत्रकारिता में एक मुकाम हासिल कर चुके हैं और आज ये एक राजनीतिक परिदृश्य से इनसे हम विश्लेषण के तौर पे जानना चाहते हैं और बात करेंगे। सर, झारखंड को आपने काफी लंबे अरसे से देखा है। झारखंड की जो राजनीति है और झारखंड का जो परिदृश्य है, उसको किस हिसाब से देखते हैं? और इस बार का जो 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ है, इसमें कौन कितना पानी में है, ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा है। आंकड़ा साफ नहीं हो पा रहा है। क्या देखते हैं? आंकड़े साफ नहीं हो पा रहे हैं, इसके कई कारण हैं जी। एक तो ये है कि जून से ही भाजपा यहाँ पे बहुत सघन प्रचार अभियान चलाई हुई थी जी। और कई मुद्दे वो उछालती रही। जी। दूसरा कारण है कि साइमल्टेनियसली जो सत्तासीन पार्टी है, गठबंधन है इंडिया, उसकी ओर से हेमंत सोरेन और खासकर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी अपना अभियान चलाते रहे और इस कारण लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और मतदाता कुछ बोल नहीं रहे हैं। हाँ, वोटिंग जो हुई है वो पहले की तरह ही हुई है। शहरों में कम वोटिंग हुई है, गांवों में कुछ ज्यादा वोटिंग हुई। गांवों में और महिलाओं की ज्यादा वोटिंग हुई। सबसे बड़ी रिमार्केबल बात यह है कि महिलाओं की ज्यादा वोटिंग हुई और इससे अनुमान लगाया जा सकता है, मोटा मोटी अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि अभी जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया है या आपका एनडीए है, दोनों फील गुड की स्थिति में है आज तक। कल किसका फील गुड खराब होगा ये तो ईवीएम कल शाम तक फाइनल कर देगा। अभी की स्थिति में मतलब 19-20 का सवाल है और बेशक फायदे में भाजपा है। इस 19-20 में भी भाजपा फायदे में है। फायदे में इसलिए है कि उसके पास अभी झारखंड की कुल जमा 81 सीटों में से 25 सीटें हैं और एक बाबूलाल जी जो बाद में चले गए भाजपा में, जोड़ लीजिए तो 26 सीटें ही हैं और प्लस होता है तो वो फायदे में है। और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि वो फायदे में रहेगी, लेकिन किस हद तक फायदे में रहेगी अभी ये पक्के तौर पे कोई नहीं कह सकता है। जिस तरह सर लगातार देखा जा रहा है कि सीटों के आंकड़े की बात कर ले, अगर लोकसभा चुनाव की भी बात कर ले या फिर 2019 के विधानसभा चुनाव की बात कर ले, तो इसमें जेएमएम काफी हद तक मतलब कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही। तो इस बार झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने 3 महीने पहले मैया सम्मान योजना लागू किया। जो और अन्य योजनाएं हैं, अब वो आवास की बात कर ले या फिर और अन्य योजनाओं की बात कर ले, ये झारखंड की जनता के लिए देकर कहीं फायदे में रही है या फिर कुछ घाटा का सौदा हुआ है? ये घाटे का सौदा तो कतई नहीं है। जो मैंने कहा ना कि महिलाओं की वोटिंग बढ़ गई है, तो जाहिर बात है कि ये इसमें मैया योजना का बहुत हाथ है। अब साल भर पीछे लौटें तो पिछले साल दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में एक साथ चुनाव हुए थे। मध्य प्रदेश में ऐसे ही वहाँ लाडली योजना लागू की गई थी और यही 1000 रुपये थे और उस समय वहाँ चीफ मिनिस्टर थे शिवराज सिंह चौहान, जो अभी झारखंड चुनाव में भाजपा के प्रदेश प्रभारी बनाए गए थे। तो अगर और इसका लाभ भी मिला। वहाँ भी एग्जिट पोल बड़ी कंफ्यूजिंग थे और कुछ लग नहीं रहा था कि क्या होएगा और लगातार 3 बार शासन में रहने के कारण
थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था, तो लोग अनुमान लगा रहे थे कि मध्य प्रदेश से भाजपा उखड़ जाएगी, लेकिन जमी रही। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही माना गया लाडली बहना योजना। अगर मध्य प्रदेश में लाडली बहना बोलती है तो झारखंड में भी मैया को बोलना चाहिए, मेरा अंदाज ये है। बोला भी है इस बार, हाँ बोला भी है। दूसरी बात कि अब चुनाव में या सरकारें, आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो या नौकरियां हो, बैकलॉग चलती हैं, लाखों में बैकलॉग चलती है। और चुनाव के टाइम सभी, चाहे वो केंद्र का मसला हो या राज्यों में, वो वादे करते हैं कि हम आएंगे तो इतनी बहालियां करेंगे, लेकिन उतना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन वो फ्री बीज, मुफ्त की चीजें देने में बहुत आगे रहते हैं। झारखंड में भी हुआ, यहाँ पर भी शुरू में 100 ये बिजली माफ की गई, फिर 100 यूनिट, फिर 200 यूनिट। उसके बाद सबसे एक आकर्षक योजना यहाँ हेमंत सोरेन ने चलाई, पुरानी पेंशन योजना। पूरे देश में ये मांग उठ रही है और ये झारखंड 5वां राज्य है जिसने उसको अडॉप्ट कर लिया है। और ऐसी कई योजनाएं हैं, किसानों के लिए ऋण माफी का है। तो इसका लाभ तो कहीं न कहीं तो मिलता है और मेरे ख्याल से मिलना भी चाहिए, लेकिन किस हद तक मिला है। दूसरी ओर भाजपा ने जिस प्रकार यहाँ पे मुद्दे गढ़े, और बेरोजगारी, और उसके बाद कुशासन, उसके बाद आपका बांग्लादेशी घुसपैठ आदि कई मुद्दे उन्होंने उठाए। तो आज और 5 साल से भाजपा लगातार संघर्षरत रही, और राजनीति में जो पार्टियां संघर्ष करती हैं लगातार, उनको उनका फल मिलता है। तो भाजपा को भी मेरे ख्याल से मिलेगा, और लोग इस बात को देख भी रहे हैं। और दूसरी बात ये हुई कि चुनाव के पहले भी और चुनाव के दौरान भी, यहाँ तक कि वोटिंग से 1-2 दिन पहले भी उसने कई राजनीतिक करिश्मे किए। जैसे एक तो जो झामुमो के एक बड़े नेता थे, अब तो भाजपा में चले आए, मुख्यमंत्री भी रहे संजोग से 4 महीने, चंपाई सोरेन, वो भाजपा में आ गए। ऐसे ही कोल्हान इलाके में हो, मतदाताओं में अच्छी पैठ रखने वाले मधु कोड़ा और उनकी पत्नी गीता कोड़ा इसमें आ गई। फिर संताल परगना में आपके ये लोबिन हेम्ब्रम आ गए। ये लोग तो आए सो आए। सबसे आश्चर्य की बात है कि वोटिंग से 2-3 दिन पहले लिट्टीपाड़ा में से जो विधायक थे झामुमो के हैं, अभी तो हैं ही, दिनेश विलियम मरांडी, उनको टिकट नहीं मिला तो वो तो नाराज चल रहे थे। लेकिन वोटिंग से 2-3 दिन पहले उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली। ये बहुत रहस्यमय, इसको मैं रहस्यमय कहूँगा। रहस्यमय इसलिए कि उनको टिकट नहीं मिला था तो नाराज थे, तो उस समय इस्तीफा कर सकते थे झामुमो से, उसी समय भाजपा में जा सकते थे। उस समय जाते तो उनको कुछ शायद फायदा होता, शायद टिकट भी मिल जाता, या वो भी आखिरी वक्त तक इंतजार करते रहे। आखिरी वक्त तक क्या, वोटिंग से 2-3 दिन पहले वो गए। तो ये तो रहस्यमय है कि अब वहां जाके उनको क्या पाना है। फिर ऐसे ही राजधनवार में भाजपा के नेता थे, भाजपा के जाने माने नेता कहिए या कार्यकर्ता थे, और बड़े ठेकेदार हैं, 100 करोड़ से ऊपर के आसामी हैं, निरंजन राय, उनको टिकट नहीं मिला। तो वो सज्जन, उन्होंने तो नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया, और मतदान से 2-3 दिन पहले वो फिर वो भाजपा में शामिल हो गए। तो भाजपा ये सिलसिला चलाती रही शुरू से आखिर तक। तो इसका उसको कुछ तो फायदा मिलना ही चाहिए। अब किस हद तक मिलता है वो कहना मुश्किल है। अच्छा सर, अगर आंकड़ों की बात कर ले, ठीक है, अगर 50-50 ही बात कर लेते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार संथाल में क्या कुछ गेन कर पाएगी, या फिर भाजपा या एनडीए क्या कुछ गेन कर पाएगी संथाल? देखिए, 2 चीजें हैं, संथाल और कोल्हान, क्योंकि गढ़ रहा है लगातार संथाल और कोल्हान जी। इसमें एक चीज समझनी होगी कि पिछले विधानसभा चुनाव में, यहाँ देखिए मुख्य लड़ाई यहाँ बाकी जगहों की नहीं है। इस बार के चुनाव में मुख्य लड़ाई 28 आदिवासी सीटों की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि पिछली बार भाजपा उसमें से केवल 2 सीटें जीत पाई थी, और उसके बाद संजोग से 5 महीने पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ तो वो 5 आदिवासी सीटें हार गई, जिसमें से 3 उसके पास थी। तो
मुख्य लड़ाई वही है। और जब देखा गया है पिछले का इतिहास देखेंगे तो 11, 12, 13 सीटें भाजपा को अगर आदिवासी सीटें मिल जाती है तो वो सरकार बना लेती है। लड़ाई मुख्य वही है। और ये दोनों का मेन थर्स्ट तो नहीं, लेकिन ये है जैसे कोल्हान में 14 सीटें हैं, उन 14 में से भाजपा को एक भी सीट नहीं है अभी। संथाल परगना में 18 सीटों में भाजपा के पास केवल 4 सीटें हैं। तो भाजपा को अब वहाँ खोने के लिए कुछ नहीं। कोल्हान हो कि संथाल परगना हो, वहाँ भाजपा को खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने का है। वहाँ खोने का है तो इंडिया ब्लॉक को है, दोनों जगह खोने का है। तो कौन कितना खो पाता है और कौन कितना पा लेता है ये तो कल पता चलेगा। लेकिन अब इनके दावों को देखें तो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनका गठबंधन 51 सीटें लेके आ रहा है। और कल झामुमो के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हम 59 सीटें जीत के आ रहे हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो 59 कहा कि 69 कहा, ठीक से मुझको याद भी नहीं है, 59 ही कहा था। तो और कह भी रहे हैं कि 11 सीटों में खाता तक नहीं, 11 जिलों में 11 जिलों में खाता तक भाजपा का नहीं खुलेगा। तो अब वो देखने वाली बात होगी। अगर दोनों को जोड़ दें तो जो 81 सीटें हैं उससे 30-40 सीटें ज़्यादा हो जाती हैं, तो इतनी सीटें तो बढ़ेंगी नहीं। अब इसमें होता क्या है अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अंदाज किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अंदाज नहीं किया जा सकता है। मतलब जो वोटिंग पैटर्न है, वोटिंग पैटर्न में आप देखेंगे कि शहरों में लो वोटिंग हुई है, जो पहले भी आमतौर पर शहरों में लो वोटिंग होती रही थी। गाँवों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का कारण है कि एक तो वोटर्स बढ़ गए हैं, नए वोटर्स जुड़ गए हैं। दूसरी बात यह है कि चुनाव के ठीक पहले यहाँ पर छठ और दिवाली जैसा बड़ा पर्व था, दिवाली, सोहराय आदि आदि। तो उसमें जो बाहर लोग थे वो यहाँ आते हैं ऐसे अवसरों पे, और मेरे ख्याल से चुनाव को देखते हुए वो रुक गए होंगे कि वोट डाल के ही जाएंगे। और वो ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत बड़ी नौकरी वाले हैं, कोई फिटर है, कोई वेल्डर है, कोई दर्जी का काम करता है, तो कोई लेबर का काम करता है। आपको याद होगा जब कोरोना काल में सरकार की ओर से ही ये कहा गया था कि यहाँ से 15 लाख लोग बाहर रहते हैं, अन्य प्रदेशों में रहते हैं, जिसमें से 11 लाख लोग उस समय वापस आए थे कोरोना टाइम में अपना जान बचाने के लिए। तो अगर उतनी आबादी यहाँ आई हो इस समय या उससे कम भी आई हो तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी, और वो रुक गई है। और गाँव में ऐसे भी ज़्यादा वोट के प्रति लोगों को ये रहता है, शहरों में बहुत दिलचस्पी नहीं रहती है। और दूसरी बात कि शहरों में एक आबादी ऐसी भी है जो बाहर ही रहती है, जैसे खास करके ये मिडिल क्लास के जो लोग हैं जो यहाँ सर्विस करने आए बाहर से, या बाहर से आए, अन्य राज्यों से आए या अन्य जिलों से आए और रांची में रह गए। रांची में रहने का सबका चार्म होता है। तो जो रिटायर्ड लोग हैं वो यहाँ हैं, उनके बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं, कोई किसी राज्य में है या कोई दूसरे देश में काम कर रहा है, वो वोट डालने नहीं आता है। तो वोट परसेंटेज शहरों में घटने का कारण ये भी है कि एक बड़ी आबादी यहाँ रहती नहीं है, केवल वोटर है। दूसरी बात कि बाकी जो लोग बचते हैं वो कंफर्ट जोन में रहते हैं कि कौन जाए, भीड़ में कौन खड़ा रहेगा, या जो आम धारणा है कि वहाँ पे हल्ला हंगामा होगा तो काहे को जाएं, और उनके मन में एक ही बात रहती है, हो नृप को हम ही कहानी, कोई राजा हो जाए हमें क्या करना है, चलो ठीक है। तो शहरों में इस कारण वोट परसेंटेज कम होता है। तो गाँव में बढ़ा है और गाँव में बढ़ा है, और दोनों दावे कर रहे हैं। भाजपा का भी दावा है, उसने भी बहुत अभियान चलाया। लेकिन अब देखिए इसमें सरकार चाहे जिसकी बने, चाहे एनडीए की बने, चाहे इंडिया की बने, इसमें बहादुरी से लड़े तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। इसलिए कि भाजपा के जितने भी बड़े नेता जो वोट खींच सकते थे, प्रभावित कर सकते थे, वे सभी उतार दिए गए थे। इनके सारे मुख्यमंत्री थे, और प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए या नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात छोड़ दीजिए, तो बाकी उनके बाद जितने लोग थे सब भी आई, वो लोग भी आए, 6 सभाएं उन्होंने की। तो और एक ऐसा अवसर था बीच में जब पीक पे था चुनाव का माहौल,
तो देखा गया कि एक एक दर्जन नेता कोई इस इलाके में, कोई उस इलाके में प्रचार कर रहा है। इंडिया ब्लॉक के पास ऐसे प्रचारकों की कमी है और मतलब नजर आए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ही। बाकी यूं राहुल गांधी भी ने भी 6 सभाएं की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 6 सभाएं की, लेकिन चर्चा में यही रहे और बहुत बहादुरी से ये लोग लड़े। इनकी सरकार बने या ना बने, लेकिन इस चुनाव में ये लोग हीरो बन के उभरे हैं। खासकर कल्पना सोरेन, उन्होंने तो हेमंत सोरेन से भी ज़्यादा सभाएं की। और जो महिला वोटर की मैं बात कर रहा था, तो आप ये देखिए कि बीजेपी के जितने भी मतलब कहिए उसने कारपेट बॉम्बिंग की, लेकिन उसके पास महिलाओं का वोट खींचने लायक, महिलाओं को प्रभावित करने लायक कोई वैसी नेत्री नहीं थी, कोई महिला लीडर नहीं थी। और कल्पना सोरेन महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो गई हैं, मतलब 8 महीने के पॉलिटिकल लाइफ में ही। और वो पब्लिक कनेक्ट उनका शानदार है, बहुत शानदार है। मतलब अगर इस ढंग से उनका प्रोग्रेस रहा तो वो राष्ट्रीय स्तर की नेता बन सकती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी खासियत है कि वो हिंदी, अंग्रेजी, संताली एकदम समान अधिकार के साथ बोलती हैं, लोगों से जुड़ जाती हैं, मंच से उतर के या आते जाते समय भी लोगों से मिलती जुलती हैं। तो लोग यही चाहते हैं। और ऐसा तो कोई सामान्य वोटर ये तो नहीं चाहता कि हमारा लीडर हमको 10-20 करोड़ रुपया दे देगा, वो तो ये चाहता नहीं। उसको तो बिजली, पानी और शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए, यही बहुत है उसके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। तो अब झारखंड की जनता को इंतजार है कि झारखंड में 23 नवंबर को खुलने वाले ईवीएम के पिटारे में से कौन सा जिन बाहर निकलता है और कौन झारखंड की सत्ता पे बैठता है और कौन झारखंड की सत्ता से बाहर होता है। फिलहाल आंकड़े अभी भी साफ नहीं है और आंकड़ों की जहां तक बात कर ले तो इस बार हो सकता है कि रबर की तरह इंडिया गठबंधन किसी पार्टी को खींचे या फिर एनडीए गठबंधन। तो ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।